मॉर्निंग बच्चों, मैं शेखर सर। आज का टॉपिक आपका वही है, वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में हम आपको इस कुछ फार्मूला के बारे में, इनकी सूत्रों के बारे में समझाऊंगा। उसके साथ साथ इस एक्सरसाइज के पहले जितने भी इसमें एग्जाम्पल है उनको मैं समझाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं। यहाँ पर पहली हेडिंग पड़ी है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक्स, यानी कि ये क्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक है, कैसे कि देखो, अगर हम यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल ले लें तो जैसे हमारा क्या है, ये 12 दिया है। ठीक है ना, अगर ये 12 कैसी है, हमारी भाज्य क्यों है, इसका भाग एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से इसमें भाग चला जाएगा। 2 से भी चला जाएगा इसका भाग, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा और 12 से भी चला जाएगा। इसलिए ये भाज्य है। तो इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। जैसे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 3 और आपके 2 और 2 3 कैसी अभाज्य संख्या हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जो केवल स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो सकती हैं, इसलिए इनको हम अभाज्य कहते हैं। इसको मैंने बड़े विस्तार से आपको पहले वाले वीडियो में बताया, मतलब कि समझाया है। तो आप अगर आपको पहली बार मेरा आपने वीडियो देख रहे हो तो निश्चित आप जाकर के उसमें देख सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए इसका क्या है कि अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहली कंडीशन है कि कोई भी धनात्मक हमारे पूर्णांक होते हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर में मतलब होगा इसका कि महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक में ज्ञात करते हैं। दूसरा है संख्याओं की अपरिमितता सिद्ध करने में किया जाता है। और तीसरा प्रयोग है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं। तो आज हम इसका पहला प्रयोग धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम पर विचार करेंगे। ये क्या होता है। पहले तो बेटा आप ये समझो कि एचसीएफ होता क्या है, यानी कि मासा क्या होता है। मासा का मतलब होगा महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको चाहो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हाई को मतलब सकते हैं हम ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए आपका जो एचसीएफ कहो या जीएचएफ कहो, एक ही बात होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके अनुसार बेटा हम आपको क्या समझाएंगे, यहां पर इसकी परिभाषा देके चले। तो परिभाषा इसकी कहती बेटा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करे उसे मासा कहते हैं। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह अधिक से अधिक संख्या जो दी हुई संख्याओं को अधिक से अधिक, यानी कि दी हुई 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। उसके बाद देखते हैं किस तरह से। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ हम आपको समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका 12 दिया है और आपका यहाँ पर 8 दिया है। तो हमें ये देखना है कि 8 और 12 में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसकी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से बेटा इसके फैक्टर हो गए। अब हम देखेंगे इन दोनों फैक्टराइजेशन में
यानी कि जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे इनमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन 2 है, यहाँ पर भी कॉमन 2 है, लेकिन यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 है, तो नहीं माना जाएगा। तो माना क्या जाएगा, केवल कॉमन आपका यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा आपका 4 आ गया। ठीक है ना। तो 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने डेफिनेशन के द्वारा विथ एग्जाम्पल साथ मैंने आपको इसको समझाया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। यहां लिख देंगे लघुत्तम और यहां से हाईएस्ट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहां हो जाएगा लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं हम लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह देते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। देखो जरा, तो आप देखेंगे इसको कैसे। अब यहां पर जो परिभाषा बनती है वो क्या हो जाएगी, वह यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो जाए या विभाजित हो जाए। ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है ना। लघुत्तम समापवर्तक आपको इसको हम कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल में, क्या है देखते हैं बेटा। चलो देखो, कोई भी आज उसी को ले लेते हैं हम, कैसे कि देखो एग्जाम्पल में क्या है, यहां समझो जाए। ठीक। तो एग्जाम्पल यहां पर क्या कहता है, जैसे आपका 12 है फिर वही 8 है। ठीक है ना। तो अगर हम 12 की फैक्टर करते तो वही हो जाएंगे 2 गुणते 2 गुणते 3 और 8 के 2 गुणते 2 गुणते 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो 2 गुणते 2 गुणते 3 और 2 गुणते 2 गुणते आपका कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 8 हो जाएगा। अब हमने अभी आपको बताया था कि जो मासा होता है वो बेटा दोनों में कॉमन हो चाहिए, 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, हम उसमें क्या देखेंगे, हमें कॉमन मिलना चाहिए, वो हमारा मासा कहलाएगा। लेकिन चूंकि हम लासा निकाला तो लासा में ऐसा होता है कि अगर 2 या 3, मान के चलो एक एग्जाम्पल वहां ले लेते हैं और ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए संख्या आपकी 16 है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है ना। इससे और क्लियर आपका हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकलेगा इसको, तो देखते हैं पहले कॉमन क्या है, 2 दोनों में है, इसमें भी बेटा क्या है, 2 है। लेकिन आप देख रहे हैं 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, लेकिन 2 यहाँ है, 2 आपका यहाँ है। ठीक है ना। तो अगर तीनों मिल जाए वो भी माना जाएगा, 2 में मिल जाए वो भी माना जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2। अब 2 यहाँ है ना, यहाँ है ना, यहाँ 3 यहाँ है ना, यहाँ पर ना यहाँ, तो 2 भी बेटा आ जाएगा और 3 भी आपका आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। यानी कि आप देख रहे हैं फैक्टर गुणनखंड विधि से मैंने क्या किया कि इसका जो एलसीएम निकाला वो हमारा 48 आया। इसका मतलब परिभाषा क्या थी, वह छोटी से छोटी संख्या
जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जबकि मासा क्या करता है, दी संख्याओं को विभाजित करता है, और लासा दी संख्याओं से विभाजित होता है। यानी कि लासा जो 48 है, दी हुई संख्या 12, 8, 16 है, इन 12, 8, 16 का भाग 48 में चला जाएगा, इसलिए इसको लासा कहा जाता है। और अगर मासा मैंने निकाला था यहाँ पर, तो मासा अगर देखा जाए तो ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, बस। यानी कि मासा इसका 4 ही आएगा, इसका आपका जो मासा है वो 4 आएगा। तो 4 क्या है कि दी हुई संख्या से को विभाजित कर रहा है, और लासा दी हुई संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इतना ही अंतर है, वो इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ठीक है, कुछ सूत्रों को हम आपको लिखते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि मैंने आपको महत्तम समावर्तक पढ़ाया और लघुत्तम समावर्तक पढ़ाया और विक एग्जाम्पल सेट पढ़ाया। ठीक है ना। अब हम इसके कुछ सूत्र हैं उनके बारे में आपको समझाएं। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हो, इन सूत्रों से आपकी जो मैथ है बहुत ही आसान होने वाली है बेटा, एक कंफर्म मान लीजिए। ठीक है ना। मान लीजिए यहां पर माना कि 2 धन पूर्णांक ए तथा बी हैं। ठीक है ना, हो तो ठीक। एक आपका पहला जो सूत्र होता है वो होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब होगा इसका मासा और लासन के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। अगर यहाँ पर हम दो संख्याओं के गुणनफल में इन दो संख्या जो मानी है इसको यदि हम मान लेते हैं तो सूत्र इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है। ठीक है ना। दूसरी प्रकार से और कैसे लिखा जाएगा इसको जरा समझना। दो संख्याओं का मतलब होगा आपकी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है ना, ये भी सूत्र बन गया। अगर इन सूत्र की सहायता से हम 1, 2, 3, 4 यहाँ पर वस्तुएं एक प्रकार की संख्या हैं, तो आप इनमें से चाहो तो 4 फार्मूला बन सकते हैं, उन्हें इसी फार्मूला के अनुसार आप सवाल को लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पर दूसरी संख्या आप लिख देंगे, दूसरी संख्या आपने लिख दी और बराबर में क्या लिखा है, बराबर में लिखा HCF इंटू LCM। हम देख रहे हैं जब किसी संख्या में कोई गुणा होता है, गुणा किसका है, पहली संख्या का है। यानी कि अगर यहाँ पर 2x बराबर 6 लिखा है तो 2 इधर जाएगा तो ये 6/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से पहली संख्या इधर जाएगी अपॉन में, तो अपॉन में क्या आ जाएगी, पहली बेटा संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से ये सूत्र बन जाएगा। अगर आपसे लीस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए तो इसको भी देख लीजिए आप, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका एलसीएम यहाँ से भी निकाला जा सकता है, एलसीएम यहाँ से भी निकाला जा सकता है। तो जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, और पहली संख्या हमने क्या मानी, ए मानी, दूसरी क्या मानी, बी मानी, अपॉन आपका पहली संख्या यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, HCF लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इन सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देख रहे हो कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच करूं कि क्या n का कोई ऐसा मान है
जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो जाए। तो मुझे जांचना है कि वाकई में 4 की पावर n ऐसी कौन सी है जिसका मान यानी कि वो शून्य पर समाप्त हो जाए। ठीक है ना। तो इसके हम सॉल्यूशन देखते हैं, समझते हैं जरा बात को। ठीक, अगर 4 की पावर n, ये लिखा n, यहां पर आप देख रहे हैं कि संख्याओं यानी कि संख्या एक नहीं है, संख्याएं इन्फिनिटिव हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। तो 4 की पावर n में अगर हम n बराबर 1 पुटअप कर देंगे तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। अगर n बराबर 2 पुटअप कर देंगे तो 4 की पावर क्या, 2, यानी कि 16 हो जाएगा। n बराबर यदि 3 पुटअप कर देते हैं तो 4 की पावर 3 बराबर आपका 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। n की अगर आप n की कितनी भी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते चले जाएंगे, किसी भी कंडीशन में बेटा 4 यानी कि शून्य आने वाला नहीं है। इसका मतलब कन्फर्म है इन संख्याओं में कोई भी n की पावर रख, n का मान रख दीजिए, लेकिन शून्य तो समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक, तो फिर हम क्या करें, इसको कैसे सॉल्यूशन करें देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो परिकल्पना मैंने की है ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, तो क्या करेंगे जरा समझो। ये 4 की पावर n है, इस 4 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 हो जाएगा और पावर n लग रहेगा। ठीक, इसको चाहो तो 2 की पावर जो 2 लिखा है यानी कि 2 के बाद लिखा है, 2 बार लिखा है, और गुणा में घाते बेटा क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो इसको चाहो तो 2 की पावर 2 ले सकते हैं और ये हमारा n तो है। ठीक, इसको चाहो तो आप 2 की पावर 2n भी हो सकता है, और आप अगर इसका यहां पर विस्तार करते हो तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n भी हो जाएगा, और अगर n को n में जोड़ देंगे तो निश्चित 2n आपका आ जाएगा। तो इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बात एक ही है। क्लियर है। अब हमें ये विचार करना है कि अब वाकई में 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, तो मुझे तो नहीं लग रहा है बेटा। ठीक है ना, क्यों कि देखो यहां पर अगर 2 की पावर n है, ठीक सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर n है। अगर यहां पर भी 2 की पावर n है तो कभी भी शून्य पर समाप्त होने वाला नहीं है। 2 को छोड़ करके इसका मतलब कोई ऐसा अंक लाओ कि जिसमें 2 का गुणा करने पर वो शून्य आ जाए। तो अंक क्या है, अंक इसका जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा, 5 होगा। अगर यहां पर 2 के स्थान पर 5 लिख दिया जाए तो निश्चित 5 दूनी ये 10 की पावर n निश्चित है, ये 10 पर समाप्त हो जाएगी। अगर यहां पर n के स्थान पर 1 लिखें तो भी आपका 10 आएगा, n के स्थान पर 2 लिखें बेटा तो भी आपका 100 आ जाएगा, n के स्थान पर 3 लिखें तो 1000 आ जाएगा। यानी कि मुझे अंक क्या होने चाहिए, एक अलग से गुणनखंड हमारा 5 होना जरूरी है, तब तो शून्य पर समाप्त होगा, वरना शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो जो मैंने समझाया है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अंक 5 शामिल नहीं है, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं। मैंने यहाँ पर इसको एग्जाम्पल में बताया। ठीक, यहाँ पर बेटा देख रहे हैं एग्जाम्पल 6वां और 7वां, वो कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। दूसरा एग्जाम्पल आपका 96 और 4 से 4 का। ठीक है ना, तो एक सवाल हम आपको होमवर्क में देंगे और एक सवाल हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। किसका करना बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि का। अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो मैंने यूक्लिड का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हम सॉल्यूशन आपका कौन सा निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन 7वां दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो 96 का यदि हम फैक्टराइजेशन करें तो इस प्रकार से बेटा आप कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 छक 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 3 से करेंगे, यानी कि इसके जो फैक्टराइजेशन है गुणनखंड हो गए वो 2 गुणते 2 गुणते 2
गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और गुणते आपका 3। इसी प्रकार से यहाँ पर 404 के करेंगे, ठीक है ना। तो 4 से 4 के बेटा आप करोगे तो 2 से करेंगे आप डिवाइडेशन, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब तो ये कटने वाला नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या हो गया, 2 गुणते 2 गुणते 101, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में समझाया था उसी प्रकार से मैं यहाँ पर समझा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है ना। चाहो तो आप इस प्रकार से कर दीजिए, ठीक है ना। ये 2 हो गया, यहाँ 2 मिल रहा है, ये 2 मिल गया। अब आप देख रहे हैं 2 यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं भी नहीं है, और ना 3 यहाँ पर है। यानी कि कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो आपस में वास्तव में मेल खा रही हो, नहीं खा रही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 4 आ गया, ठीक है ना। हो गया ना बेटा, आसान हो गया, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक, कंफर्म है। अब हमें इसी की सहायता से हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट इससे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मैंने बताया था आपको फार्मूला कि 2 संख्याओं गुणनफल, ठीक है ना। इनकी पहली संख्या क्या है, ए है, दूसरी संख्या क्या मानी थी मैंने, बी, और आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको आपको याद होगा, ठीक है बेटा। तो आप रिवर्स करके देख सकते हो। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी 96 है, दूसरी संख्या कितनी है, 404 है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 4 है। 4 से बेटा ये काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इनकी आप यहाँ पर देख रहे बेटा 96 का गुणा करेंगे 101 में, बड़ा आसान है। 96 कम 96 और 96 कम 96, यानी कि 96 आ गया। देखो कितना अच्छा है, कंफर्म हो गया ना, बिल्कुल सही है। यही हमारा क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक बेटा, ओके। तो नेक्स्ट और आपका लास्ट एग्जाम्पल है 8वां। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर मुझे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संख्या हमारी बेटा कितनी है, 3 संख्या है, ठीक है ना। इसका हम सॉल्यूशन आपको देना चाहते हैं, जरा देखो, ठीक है ना। तो 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे, छोटी संख्या है, 2 गुणते 3 हो जाएगा। 72 का करेंगे, ये भी छोटी संख्या है, लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। 2 से काटेंगे 36 होगा, 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। यानी कि 2 गुणते आपका 2 गुणते 3 गुणते 3 और गुणते बस ये हो गया आपका, ठीक। एक जगह 2 और रह गया, वो गुणते आपका 3, ठीक। इसी प्रकार से आप 120 का देखेंगे, 120 का देखेंगे, 2 से काटेंगे तो 60 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा। यानी कि 120 का आपका जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते बेटा 5 हो गया। अब हमें क्या निकालें, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे संख्या 2 हो और चाहे संख्या 3 हो, हमें ये चेक करना है कि तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो आपकी कॉमन आ रही है। तो आप देख रहे तीनों में आपका ये कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा, ये लिखा 3, ये देखो 3 आ रहा है कॉमन। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, इन दोनों में जो मिल रहा है इससे हमें कोई लेना नहीं है। लेकिन हमारा तीनों में जो संख्याओं के फैक्टराइजेशन में गुणनखंड में जो चीज़ मिलेगी वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। यही बेटा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 6 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम इसी की सहायता से फैक्टराइजेशन के द्वारा अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम यदि हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखो आपका 2 सभी में है, 3 भी सभी में है। इसके बाद आप देखो कि 2 यहाँ पर है और यहाँ पर, यानी कि 2 में भी मिल जाएगा एलसीएम के लिए। तो 2 में मिल गया 2, यहाँ देख रहे हैं इनमें दोनों में दिया 2 2, तो ये भी 2 हमने उतार लिया। अब आप देख रहे हैं 3 कहीं पर भी नहीं है तो भी हम 3 उतार लेंगे, और 5 कहीं नहीं, ये भी इसको हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इनको भी हम ले लेंगे। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा हम कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 दूनी
12 और 12 दूनी 24 और 24 पंचे 120 और 120 पंचे आपका तिया कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। यानी कि इसका जो एलसीएम है वो 360 हो गया। ठीक है, कन्फर्म है आपको समझ में आया होगा। यदि वाकई में वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना बेटा मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। ठीक है, मस्त रहो, सुरक्षित रहो, घर पर रहो, खूब पढ़ो। ओके।